हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे संकरण के बारे में। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे संकरण के बारे में, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है संकरण। संकरण का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन में हम बात करेंगे, हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक भिन्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापित होकर दो या दो से अधिक किंतु नए ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रारूप को संकरण कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। संकरण का मतलब हम क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक भिन्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापित होकर यानी ओवरलैप करके दो या दो से अधिक किंतु नए ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल का समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रारूप को संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। जब दो या दो से अधिक भिन्न ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापित होकर दो या दो से अधिक किंतु नए समान ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रारूप को संकरण कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब टाइप्स, प्रकार कितने होते हैं, तो संकरण के प्रकार की बात करेंगे। संकरण के अगर प्रकार की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बाकी तो कई जगह 5 प्रकार के भी दिखाए गए हैं। 3 प्रकार के होते हैं। हमारा लेवल केवल 12 तक है, तो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उन्हीं की बात करेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तीन प्रकार के होते हैं, तो नाम जानेंगे कौन कौन से हैं। पहले को हम कहेंगे SP संकरण। दूसरा है SP2 संकरण और तीसरा है SP3 संकरण। अब ये 3 प्रकार के संकरण के बारे में हमने जाना और हम इन्हीं के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो ये तीनों प्रकार के संकरण के उदाहरण भी देखेंगे, उनकी डेफिनेशन को समझेंगे। पहला है SP संकरण। SP संकरण या SP हाइब्रिडाइजेशन। अब ये SP संकरण क्या है? क्या होगा इसमें? जब किसी तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दूसरे तत्व के परमाणु का एक p ऑर्बिटल अगर संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इस प्रकार के संकरण को हम SP संकरण कहेंगे। एक तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल, एक तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दूसरे तत्व के परमाणु का एक p ऑर्बिटल यदि संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हो तो इसे SP संकरण कहेंगे।
sp संकरण कहेंगे। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। कहते हैं यदि एक तत्व के एक परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दूसरे तत्व के परमाणु का एक p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हो तो इसे हम sp संकरण कहेंगे। अब डेफिनेशन की बात तो क्लियर हो गई, थोड़ा सा एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। एग्जाम्पल है एसिटिलीन, मान लीजिए आपके पास है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। जरा इसको समझते हैं कैसे sp संकरण देखने को मिल रहा है। जरा देखिए, कार्बन हमारे पास 2 है तो हमने 2 कार्बन लिखा, और कार्बन का 6 होता है तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 होता है। तो हमारे पास बाह्यतम कोश में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बचा 4, यानी कि यहाँ पर s उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन और p में हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहले जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारे पास पेयर में नहीं भरते हैं, पहले हम 1 भरते हैं उसके बाद ही पेयर में भरते हैं। बट ये तो दोनों ऑर्बिटल, दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी ये देखिए। तो सवाल में कहा एक s ऑर्बिटल, यहाँ पर तो p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में जरा देखें तो इनमें आपस में अगर ओवरलैपिंग होगी तो इनका काम हो जाएगा, और यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी तो इनका काम हो जाएगा, और इनकी अगर ओवरलैपिंग होगी तो इनका भी काम हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें H का तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए 1s1, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में भी अति व्यापन देखने को मिलेगा, ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक तत्व के परमाणु का s ऑर्बिटल है और दूसरे तत्व के कार्बन के परमाणु का एक p ऑर्बिटल। एक p ऑर्बिटल अगर संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो sp संकरण हो रहा होगा। एक s ऑर्बिटल आपका हाइड्रोजन का हो गया और p ऑर्बिटल आपका कार्बन का हो गया। तो p का और s का यहाँ पर अगर देखें तो sp का यहाँ पर संकरण हो रहा है, sp का संकरण हो रहा है। तो इस तरह से जो संकरण हमें देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे sp संकरण। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप के संकरण की बात करते हैं। अब sp2 संकरण की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर sp2 संकरण क्या होगा, एक तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दूसरे तत्व के परमाणु का 2 p ऑर्बिटल। जहां पर 1 था वहीं पर 2 कर देंगे। 2 p ऑर्बिटल यदि संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हो तो इसे हम sp संकरण कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमारे पास एथिलीन है एग्जाम्पल, एथिलीन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो C2H4। जरा इसको भी समझते हैं कैसे sp2 संकरण देखने को मिल रहा है। कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन 1s2 सेम 1s1 और फिर 2p6 सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस भी कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो इसमें आपस में संकरण यहाँ से हो जाएगा, ये तो आपस में इसकी कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर भी क्या होगा, 2p ऑर्बिटल भाग लेंगे। 2p ऑर्बिटल में H4 है, मतलब यहाँ पर जरा देखो तो 1s1 H का आएगा, H का, और ये दूसरे H का भी यहाँ पर 1s1 आएगा। तो इसके बाद आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापित होंगे। तो हाइड्रोजन का तो एक एस ऑर्बिटल है, लेकिन आपका कार्बन का 2p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। सेम यहाँ पर भी हाइड्रोजन की कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अगर हम बात करें 1s1 की, 1s1 की यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो एक तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दूसरे तत्व के परमाणु को अगर देखा जाए तो 2p ऑर्बिटल। ये एक तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दूसरे तत्व के परमाणु के 2p ऑर्बिटल परस्पर संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से जो हमें संकरण देखने को मिल रहा है, इसे हम कहेंगे sp2 संकरण। बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे की बात करते हैं, sp3 संकरण की। यहाँ पर हम चेंज करेंगे, लिखेंगे sp3, और जहां पर 2p था वहां पर हम लिखेंगे 3p, बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल और दूसरे तत्व के परमाणु का 3p ऑर्बिटल यदि संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसे हम sp3 संकरण कहेंगे। यहां पर चेंज करेंगे sp3 संकरण, sp3 संकरण। अब एग्जाम्पल इसमें भी देखें अगर हम तो क्या होगा, एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, CH4 यानी जिसे हम कहते हैं मेथेन। मेथेन में हम देखेंगे तो इसमें sp3 संकरण देखने को मिलेगा। मेथेन में आप देखिए यहाँ पर तो कार्बन आपके पास एक आ गया, और कार्बन अगर एक आ गया तो इसका हम अगर प्रदर्शित करें तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फुल होंगे, और फिर बाकी वही होगा 2s2 में 2s2, और हाइड्रोजन 4 होंगे आपके पास, यहाँ पर 2p, यहाँ पर 3, तो p के 3 इलेक्ट्रॉन और s के 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन आपका 1s1, 4 हाइड्रोजन है तो सारे सब में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, और यहाँ पर आपका हो गया चौथा। इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें एक तत्व के परमाणु का एक s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का देखें तो सबका s ऑर्बिटल, और कार्बन का अगर देखें तो 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इस तरह से कहेंगे यहाँ पर sp3 टाइप का संकरण देखने को मिल रहा है, sp3 टाइप का संकरण। तो ये आपका हो गया क्लियर। आशा करता हूँ ये आपको संकरण समझ में आ गया होगा। आपके क्लास 11-12 तक केवल 3 तरह के संकरण की बात की जाती है। इसी 3 तरह के संकरण को हम समझ के रखेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। इसे नोट कर लिए। अब हम आगे चलेंगे, हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करेंगे। पहला है हाइड्रोजन बंध। या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, जब हाइड्रोजन किसी अऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोजित होता है
किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोजित होता है तो ऋण विद्युतता के कारण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, ऋण विद्युतता के कारण हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य, ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य एक क्षीण किस्म का बंध बनता है, एक क्षीण किस्म का बंध बनता है। इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, इसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये आप डेफिनेशन चाहे तो नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जरा देखें तो हम देख सकते हैं, ये हमारे पास जल है, जल है, ये हमारे पास है ये आंशिक धनावेशित होता है और ये आंशिक ऋणावेशित होता है। तो इनमें आपस में बंध बनेगा, आगे हम प्रकार में पढ़ते हैं उससे कैसे। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध की। तो ये बंध भी दो प्रकार के होते हैं, ये बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध क्या है, पहले के बारे में बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है जब हाइड्रोजन बंध अणुओं के मध्य बनता है, जब हाइड्रोजन बंध अणुओं के मध्य बनता है तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जरा देखिए, जैसे अगर आप जल की संरचना बताएं तो इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, और भी अगर जल के अणुओं की बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। तो ये आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश के मध्य में जो बांड बनता है, एक क्षीण किस्म का बांड बनेगा, इसे ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। यही आपका है हाइड्रोजन बंध, ये है आपका हाइड्रोजन बंध। और इसी तरह से ये तो जल के अणु में है। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड के मध्य अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, और दूसरा अगर आप ले इसका मॉलिक्यूल तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आंशिक धनावेश, और फ्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश। तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश धनावेश के मध्य में एक क्षीण किस्म का बांड बनता है, इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ये दोनों एग्जाम्पल हम नोट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का एग्जाम्पल। अब दूसरा हम बात करेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। नेक्स्ट है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, या जिसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं
तो इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल जरा देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल स्ट्रक्चर कैसे है? आर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य, यहाँ पर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होगा, नाइट्रोजन में जो आपका ऑक्सीजन है इस पर आंशिक ऋणावेश होता है, और इस तरह से इन दोनों के मध्य में एक क्षीण किस्म का बॉन्ड बनता है, और इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध बिल्कुल सिंपल सा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अगर आपस में ही एक ही प्रकार के अणु में अगर बन रहा है तो हम देखेंगे ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होगा, लेकिन अगर अपने ही अणु में ऐसा देखने को मिल रहा है तो हाइड्रोजन बंध होगा। और इसका महत्व की अगर हम बात करें तो इसका महत्व क्या है? इसके महत्व की अगर हम बात करें तो सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल के अणु, इन दोनों में संरचना सूत्र सेम एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या है? केवल हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जल के अणुओं में यह सामान्य ताप पर जो है द्रव के रूप में पाया जाता है, सामान्य ताप पर द्रव के रूप में, और जबकि ये हाइड्रोजन गैस के रूप में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? सामान्य तौर पर क्या होता है, जब भी कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जब बर्फ आपका जल के रूप में लिक्विड में बदलता है तो इसके आयतन में कमी होती है, आयतन में कमी होती है। और इस तरह से यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ऐसा संभव है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।